हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आज 9 जून 2024 है और आज शाम 7:25 पर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इनका आने वाला कार्यकाल कैसा रहेगा, इस पर कुछ प्रकाश मैं डालूंगा। 4 जून 2024 से जब से रिजल्ट आया है लोकसभा चुनाव परिणामों का, तब से जो मोदी जी के व्यवहार, विचार, आचरण और पहनावे में परिवर्तन आया है, उस आधार पर यानी कि अभी तक के इनके बोलचाल और आचरण, पहनावे में आए बदलावों को देखें तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी जी अब आडवाणी जी की राह पर हैं। जी हां, आडवाणी जी जो कभी कट्टर हिंदू, लौह पुरुष कह दिए गए थे, वो एकाएक जिन्ना की मजार पर जाकर चादर चढ़ाने लगे थे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उनको लगने लगा था कि जब तक सभी दलों की स्वीकृति में वो नहीं आएंगे, तब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी के समान वह प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। लेकिन हो गया था उसका उल्टा। खैर, अब मोदी जी मुसलमानों की तरफ झुकते दिख रहे हैं। बहुत तेजी से रंग बदला इन्होंने। जी हां, देखते हैं कैसे कैसे रंग बदल रहे हैं। सबसे पहली बात कि ये जीत बीजेपी की जीत नहीं है, बल्कि एनडीए की जीत है। जी हां, एनडीए 292-93 पर है और जाहिर सी बात है कि चुनाव पूर्व गठबंधन होने के नाते उसे पूर्ण बहुमत है, सरकार बनाने का उसे वैधानिक हक है। लेकिन बीजेपी इस बार जो है बहुमत में नहीं है। अब एनडीए में जिन घटक दलों का सहयोग लिया जा रहा है, उनमें से सबसे प्रमुख दूसरा दल बीजेपी के बाद का वो है तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी, जिसके प्रमुख हैं चंद्राबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश में इन्होंने प्रचंड बहुमत पाया है, वहां की विधानसभा में, और वहां के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन एक चौंकाने वाली बात है कि जो मोदी जी मुसलमान आरक्षण का बहाना बनाकर, जी हां, बहाना बनाकर कांग्रेस पर हमलावर रहे हैं पूरे चुनाव अभियान के दौरान, वे उस चंद्राबाबू नायडू और टीडीपी का साथ लेने को तैयार हैं, उत्सुक हैं, तत्पर हैं, गलबहियां किए जा रहे हैं, झुके जा रहे हैं, चापलूसी किए जा रहे हैं। जिस चंद्राबाबू नायडू और टीडीपी ने चुनाव में मुसलमानों को आरक्षण देना अपना चुनावी मुद्दा घोषित किया हुआ है, यानी जहां कांग्रेस पर मुस्लिम आरक्षण का झूठा आरोप लगाकर मोदी जी वोट मांग रहे थे। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को अलग से आरक्षण नहीं दिया है कांग्रेस ने। ओबीसी में बहुत सी मुस्लिम जातियां भी आती हैं, तो जो भारत में ओबीसी आरक्षण जहां कहीं भी है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, गुजरात हो, एमपी हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, जहां कहीं भी ओबीसी आरक्षण है, वहां मुसलमानों की जो जातियां ओबीसी में आती हैं उनको भी आरक्षण मिल जाता है। लेकिन ये सच्चाई बताए बिना नरेंद्र मोदी ने चुनाव में कांग्रेस को मुस्लिम परस्त दिखाने के लिए, हिंदू विरोधी दिखाने के लिए कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि उसने मुसलमानों को आरक्षण दिया है। लेकिन ये क्या, मुसलमानों के आरक्षण को चुनावी मुद्दा बनाकर चुनाव जीतने वाली पार्टी से जब मोदी जी समर्थन ले रहे हैं, तब इनका वो चुनावी भाषण कहाँ गया? क्या अपने चुनावी भाषण से पल्ला झाड़ेंगे? वैसे भी कोई चीज़ इनके साथ लगी नहीं रहती है, कभी भी किसी को छोड़कर निकल लेते हैं। जी हाँ, किसी को भी, चाहे कहीं भी कसम खाए हों किसी भी रस्म के तहत, ये किसी को भी छोड़कर निकल लेते हैं। तो चुनावी भाषण क्या है? चाहे 15 लाख का जुमला हो या 2 करोड़ नौकरियों का जुमला। वैसे ही मुस्लिम आरक्षण के जो झूठी तोहमत कांग्रेस पर लगा रहे थे, वह भी साफ हो गई सामने, तो उससे भी हट जाएंगे। लेकिन क्या मोदी मुस्लिम परस्त हो रहे हैं? इसका यही एक पैमाना या यही एक लक्षण नहीं है। कोई ये कह सकता है कि भाई उन्हें बहुमत मिला नहीं है, और बहुमत पाने के लिए जैसे जम्मू कश्मीर में उन्होंने पीडीपी का साथ ले लिया था, वैसे टीडीपी का साथ ले रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? कोई ये कह सकता है। चूंकि जनता ने बहुमत दिया नहीं और जो लोग उनको समर्थन दे रहे हैं वो वही लोग हैं जो मुस्लिम आरक्षण के समर्थक हैं, तो करें क्या, उनकी विवशता है। चलिए, इसको मैंने मान लिया। लेकिन
मोदी जी की वो कौन सी व्यवस्था थी जो वो पूरे के पूरे दिन कपड़े नहीं बदले और हरे रंग की जैकेट पहने रहे। जी हाँ, मोदी जी तो कपड़ों से पहचान लेते हैं। ये बात कौन कहता है? मोदी जी कहते हैं। यानी कपड़ों से पहचाने जाने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे पहचानो, मैंने हरे रंग की जैकेट पहन ली है, मैंने अपने दिल को हरा हरा कर दिया है, अब थोड़ा आग धुआं कम कर लिया है। तो क्या अब तक जो पहन रहे थे वो धोखा था? देखा जाएगा, आने वाला समय बताएगा कि धोखा देने के लिए हरे रंग का पहन रहे हैं। इतना कोई 360 डिग्री कैसे चेंज हो सकता है? मोदी जी हो जाते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद उस दिन बुधवार का दिन था और बुधवार को हरे रंग के वस्त्र पहनने की एक ज्योतिषीय बात की जाती है कि बुध ग्रह का रंग हरा है, इस नाते हरा रंग पहना जाता है। लेकिन मोदी जी जो पल पल में कपड़े बदलने वाले हैं, उन्होंने कपड़ा क्यों नहीं बदला? तो दूसरा संदेश, संकेत, लक्षण इनके हरे रंग की जैकेट से दिख रहा है। अब आप कहेंगे नहीं, वो बुधवार का दिन था, इस नाते इन्होंने हरे रंग की जैकेट पहनी। तो चलिए, मुस्लिम आरक्षण देने वाली टीडीपी के सामने सिर झुका देना, गठबंधन की सरकार बनाने की मजबूरी, और हरे रंग की जैकेट पहनना बुध ग्रह को खुश करने की जरूरत। मान लिया, इन दोनों को मैं मुस्लिम परस्ती से नहीं जोड़ रहा हूं। तो अब तीसरी बात पर आइए दोस्तों। केरला में हेट फैलाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए तमाम तरह की झूठी फिल्मों और आंकड़ों का सहारा लिया था मोदी सरकार ने और इनके गोदी मीडिया ने। और केरला के बगल में मालदीव नाम का देश है, भारत का पड़ोसी देश है, समुद्री पड़ोसी देश है। वहां के राष्ट्रपति को भारत का विरोधी दिखाते हुए जो हैं भी, डॉक्टर मोहम्मद मोइजू को मोदी के खिलाफ और मोदी को उनके खिलाफ खूब दिखाया गया था। चुनाव के ठीक 1 महीने पहले मोदी जी लक्षद्वीप की यात्रा पर थे और समुद्र के किनारे इनकी कई जगह कई तरह से कुर्सियां लगाई गईं, जिसमें इनकी भावभंगिमा वाली फोटो आई, ऐसे घूर रहे हैं लहरों को। और इनके आईटी सेल ने यह दिखाया कि लहरों से ये मोहम्मद मोइजू मालदीव के राष्ट्रपति को संदेश भेज रहे हैं कि हम यहीं से देख देंगे तो मालदीव डूब जाएगा। वैसे भी मालदीव समुद्र से महज कुछ ऊंचाई वाला देश है। अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो सबसे पहले जो देश कोई डूबेगा उसमें पहला नंबर होगा मालदीव का। तो ये लाइन मालदीव के अस्तित्व पर फिट बैठती है और इस नाते बहुत बड़ी धमकी भी है। यानी जो मोदी जी और उनकी आईटी सेल, उनके सारे अंधभक्त, उनकी गोदी मीडिया, उनका पूरा प्रचार तंत्र मालदीव के राष्ट्रपति के मुसलमान होने के नाते उस पर पूरी तरह से प्रहार कर रहे थे। जब आज शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं तो सबसे पहला निमंत्रण जिसको गया है वो है मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू को निमंत्रण भेजा गया है। ये कौन सा बदलाव है? वही नहीं, और सुदूर हिंद महासागर में चलिए, सेशेल्स नाम का एक छोटा सा देश है, वो भी मुस्लिम बहुल कंट्री है। वहाँ के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक को भी बुलाया गया है। खोज खोज कर दूर दूर से मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाना ये क्या दर्शाता है? इधर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद, उनके केवल मुसलमान होने भर से नहीं बुलाया गया होगा, क्योंकि बांग्लादेश में कोई भी प्रधानमंत्री होगा तो मुसलमान ही होगा, मुस्लिम देश है। लेकिन हाँ, शेख हसीना वाजेद भारत की बहुत पक्की समर्थक नेता हैं। लेकिन मैं फिर ले चल रहा हूँ मालदीव के राष्ट्रपति पर। ये डॉक्टर मोहम्मद मोइजू को बुलाने का क्या तात्पर्य है? क्या मोदी जी जैसे अयोध्या हारने पर जय श्री राम छोड़ दिए और उड़ीसा जीत गए हैं, इस नाते अब जय जगन्नाथ बोलना शुरू कर दिए हैं, क्या उसी तरह से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और बिहार में हार जाने पर, महाराष्ट्र में हार जाने पर अब हिंदूवादी राजनीति छोड़कर मुस्लिम परस्ती की तरफ जा रहे हैं? जा सकते हैं। वैसे भी कोई निश्चितता नहीं होती है इस तरह के नेताओं में। मैं फिर से इनके गुरु आडवाणी जी का हवाला दूंगा कि फौरन पहुंच गए थे जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने।
अच्छा, किस तरह के ये लोग इतिहास की बात करते हैं, जो अपने विगत 10 वर्षों के इतिहास पर ऐसे चद्दर उड़ा रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं कि नहीं दोनों सरकार एनडीए की थी, एनडीए ही तीसरी बार सरकार बना रहा है। जो व्यक्ति बार बार मैं, मेरी, मोदी कहते अघाता नहीं था, अपने ही 10 वर्ष के अपनी बात को इस तरह से ढके जा रहे हैं मोदी जी। सोचिए, ये लोग अगर इतिहास लिखने की बात कर रहे हैं तो उसमें कितना झूठ डालेंगे, कितना झूठ परोसेंगे। जो खुद की सच्चाई को नहीं जानने दे रहे हैं जनता को, जो खुद द्वारा सार्वजनिक मंचों पर कही गई बातों से पीछा छुड़ाने के लिए भाग रहे हैं, वो इतिहास की सच्चाई को सच्ची आंखों से देखने की जुर्रत करेंगे, जनता को देखने देंगे। आगे चलते हैं। तो आज के शपथ ग्रहण में 7 देशों के अतिथियों को बुलाया गया है, जिसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे हैं, मॉरिशस के प्रधानमंत्री पी जगन्नाथ हैं। अब जरा चौथे राष्ट्राध्यक्ष पर चलिएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये वामपंथी हैं, माओवादी बिल्कुल। तो दक्षिणपंथी वाले मोदी जी भारत के सभी बुद्धिजीवियों और इतिहासकारों को वामपंथी कहकर अपमानित करने का जो कोई मौका नहीं छोड़ते, उनको एक विश्व स्तरीय वामपंथी नेता से इतना लगाव कैसे हो गया? क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि ये सारे पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुला रहे हैं। अगर सारे पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाते तो चीन के भी राष्ट्रपति आते। चीन से बड़ा पड़ोसी देश कौन है? म्यांमार के भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते, जो भी हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री लोग आते। यानी आज के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भारत के पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को नहीं बुलाया गया है, बल्कि ऐसे राष्ट्राध्यक्षों को चुन चुन कर बुलाया गया है जिससे मोदी जी भारत के लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं कि अब ये वामपंथियों के प्रति उदार हो रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। अब ये बौद्धिस्टों के प्रति उदार हो रहे हैं, राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को बुला रहे हैं। अब ये मुसलमानों की तरफ झुक रहे हैं और इस नाते मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को बुला रहे हैं। ये यही दर्शाना चाह रहे हैं। अन्यथा नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को क्यों बुला रहे हैं? तो आज के शपथ ग्रहण से पहले ही मोदी जी ने अपने को खूब बदल लिया है, एकदम रूप रंग नया कर लिया है। सारा पिछला चोला उतार कर फेंक रहे हैं। नारा तो सबसे पहले ही भाषण में फेंक दिए थे, जय श्री राम भूले जय जगन्नाथ अपनाए। अब देखिए आगे और क्या क्या बदलते हैं, और इनके बदलने से देश की राजनीति, फिजा और यहाँ का वातावरण कितना बदलता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।